मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात 2022 के सियासी अखाड़े की, जिससे राजनीतिक दल यात्राओं के दम पर जीत लेना चाहते हैं। क्योंकि जिसे देखो वो यात्रा कर रहा है, जिसे देखो वो सम्मेलन कर रहा है। कोई एक कर रहा है तो कोई दो, तो कई ऐसे हैं जो 5 से 6 तक कर रहे हैं। सबका मकसद यूपी में अपनी जीत का परचम लहराना। और अब इसी मकसद से कई और राजनीतिक दल भी मैदान में उतर आए हैं, जिन्हें लग रहा है कि इस बार यात्रा से बात बन जाएगी। लेकिन क्या सच में बात बनेगी? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए यूपी के अग्निपथ में कौन कहां खड़ा है। दो 2022 का सियासी अखाड़ा बज गया यात्राओं का नगाड़ा। मिशन 2022 किसकी पूरी होगी ख्वाहिश? ना बड़ा ना छोटा मैदान में उतरे राजा भैया। शिवपाल का सामाजिक रथ क्या पास करेगा यूपी का अग्निपथ? कौन बनेगा यूपी का बाहुबली? किसके दल में मचेगी खलबली? देश के सबसे बड़े राज्य का अश्वमेध यज्ञ। यूपी में जीत का परचम फहराने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और हथियार बनाया है यात्राओं को। क्योंकि यात्राओं के सियासी अखाड़े में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दल भी ताल ठोकने लगा है। क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा और क्या कांग्रेस, सभी की अपनी अपनी यात्रा और अपने अपने सम्मेलन। और अब इस खेल में राजा भैया और शिवपाल जैसे खिलाड़ी भी उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 6 महीने बाद होने हैं, लेकिन इन चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच यात्राएं निकालने की होड़ सी मची हुई है। हाल ही में बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जिसमें जो 7 नए केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं उन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की और लोगों का आशीर्वाद लिया। उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो 2 सहयोगी दल हैं उन्होंने, एक ने जनाक्रोश यात्रा निकाली, एक ने जन क्रांति यात्रा निकाली। और अब अगर आप देखिए तो शिवपाल यादव भी सितंबर महीने में सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकालने जा रहे हैं। यानी सभी दलों के बीच होड़ सी मच गई है कि कौन कितनी यात्रा निकाल पाएगा। विरोधी दल खासतौर से सरकार को घेरने के लिए इन यात्राओं के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको यूपी में यात्राओं और सम्मेलन का पूरा गणित विस्तार से समझाएंगे, लेकिन पहले उन राजनीतिक दलों के बारे में बताएंगे जो इस रेस में अब उतरे हैं। इनमें एक बड़ा नाम है कुंडा के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का, जिन्होंने जनसेवा संकल्प यात्रा शुरू कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। अभी हमारा जनसंपर्क का कार्यक्रम प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और अयोध्या ये हुआ। अभी हमारी प्राथमिकता है पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करना, उनकी यूनिट को सक्रिय करना। गठबंधन पे जो प्रश्न आपने पूछा, जैसे ही कोई बात होगी किसी भी दल से तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराएंगे। फिलहाल किसी भी दल से, किसी भी राजनेता से इस विषय में कोई वार्ता नहीं। राजा भैया प्रतापगढ़ से अयोध्या का सफर तय कर किसका खेल बिगाड़ेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनके इरादे बताते हैं कि कुंडा में अपनी सीट और प्रतापगढ़ की कुछ विधानसभा सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ है। वहीं यात्राओं के इस मैराथन में शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी रथ पर सवार होकर सामाजिक परिवर्तन का दम भर रही है। जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव का रथ पूरी तरह से तैयार है। ये रथ सैफई में खड़ा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रथ पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अलावा खुद शिवपाल और उनके बेटे आदित्य के साथ साथ जनेश्वर मिश्र, राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह समेत कई समाजवादी नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। रथ यात्रा को लेकर प्रसपा जिलाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि 15 सितंबर के बाद कभी भी
यात्रा के दिन और स्थान की घोषणा कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय उत्तर प्रदेश में रह गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक परिवर्तन रथ के रूप में जो एक यात्रा इस पूरे प्रदेश में करेंगे किसानों और नौजवानों के हित के लिए, तो कुछ काम उसमें बाकी है। लगभग 15 सितंबर के बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। समय और स्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुसार ही निश्चित होगा, लेकिन 15 सितंबर के बाद किसी भी दिन इसकी घोषणा कर दी जाएगी और ये यात्रा पूरे प्रदेश में हर जनपद में जाने का काम करेगी। जानकार शिवपाल यादव की रथ यात्रा में देरी के पीछे एक बड़ी वजह गठबंधन की उस बातचीत को भी मान रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से चल रही है। जब तक ये फाइनल नहीं हो जाती तब तक रथ और यात्रा को छिपा कर रखा जा रहा है, क्योंकि अगर गठबंधन हो गया तो सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की तस्वीरों में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुल मिलाकर यात्राओं और सम्मेलन के जरिए यूपी में माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ये माहौल कौन ज्यादा बना रहा है और कौन सबसे ज्यादा यात्राएं निकाल रहा है, आज सबसे पर्दा हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यात्राओं के इस नगाड़े में कोई भी किसी से कम नहीं है। जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्राओं के जरिए प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिला रही है पिछड़ों की जितनी हितैषी वो है कोई नहीं है, वहीं समाजवादी पार्टी आधा दर्जन से ज्यादा सम्मेलन और यात्राओं के जरिए फिर से सत्ता में पहुंचने की जुगाड़ लगा रही है। इस रेस में मायावती भी शामिल है, जो प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दोहराने की कोशिश में है। 70 साल के इतिहास में राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, या यूं कहें राजनीतिक गोलबंदी पूरी तरह से जातिगत सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि यूपी के चुनाव में यात्रा के जरिए राजनीतिक दलों ने पुराने से भी पुराने पैमाने तोड़ दिए हैं। यात्राओं के जरिए किससे साधा जा रहा है, ये बिना लाग लपेट के उस जाति को बताया जा रहा है, और इस रेस में सबसे आगे है समाजवादी पार्टी, जो अपने साथी दलों को साथ लेकर करीब आधा दर्जन यात्राओं और सम्मेलनों के जरिए एक बड़े वोट बैंक को साधने में जुटी है। समाजवादी पार्टी ने 5 अगस्त को साइकिल यात्रा की और मकसद था ब्राह्मण वोटर्स को गोलबंद करना। जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश यादव ने साइकिल चलाई और पूरे राज्य में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। 9 से 15 अगस्त तक पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित हुआ और इसका मकसद निषाद सहित अति पिछड़ी जातियों को लुभाना रहा। कानपुर नगर से यह सम्मेलन शुरू हुआ और फतेहपुर में जाकर खत्म हुआ। 16 से 27 अगस्त तक जन आक्रोश यात्रा समाजवादी पार्टी के जरिए निकाली गई और इसका मकसद मौर्य वोटर्स को अपने पाले में करना था। महान दल के नेता केशव देव मौर्य की अगुवाई में ये यात्रा निकली और आपको पता ही है कि सपा की सहयोगी पार्टी महान दल है। इसके अलावा 16 से 31 अगस्त तक जनक्रांति यात्रा निकाली गई, जिसका मकसद नोनिया सहित अति पिछड़े वोटर्स को लुभाना था। सपा की सहयोगी जनवादी पार्टी एस की यात्रा थी। बलिया से अयोध्या तक 12 जिलों में यात्रा गुजरी थी। इसके अलावा 29 अगस्त से 31 अक्टूबर तक किसान नौजवान पटेल यात्रा का खाका खींचा गया है। इसका मकसद मौर्य, शाक्य और पटेल वोटर्स को लुभाना है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद से यात्रा शुरू हुई है और प्रयागराज में खत्म होगी। ये यात्रा 64 दिन लंबी रहेगी और 7 दौर में 46 जिले कवर किए जाएंगे। सपा की तरफ से 1 सितंबर से 28 सितंबर तक जनादेश यात्रा का भी प्लान है। इसका मकसद दलितों और पिछड़ों को लुभाना है। सपा नेता इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में इस यात्रा का प्लान है और ये यात्रा पीलीभीत से शुरू होकर सुल्तानपुर में खत्म होगी। इसके अलावा सपा की सहयोगी आरएलडी न्याय यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के जरिए राष्ट्रीय लोकदल दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज उठा रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के अंदर लगातार दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, युवाओं पर, बेरोजगारों पर अत्याचार हो रहा है और हमारा मानना है कि जब 2022 में हमारी सरकार बने तो कम से कम इस बात का अंदेशा हो कि कितने लोगों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अत्याचार किए हैं। यात्राओं की इस दौड़ में बसपा भी शामिल है।
या यूं कहें कि सूबे में ब्राह्मण वोट की गोलबंदी सबसे पहले बसपा ने ही शुरू की। बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद ही दूसरे दलों ने ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान किया। बसपा अपने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग को फिर से दोहराना चाहती है। लेकिन यूपी में यात्राओं का भव्य आयोजन किसी ने किया तो वो भाजपा ने किया। भाजपा ने यूपी में जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपने आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को मैदान में उतारा और ओबीसी वोट बैंक को एक संदेश दिया कि उनकी सत्ता में जितनी भागीदारी पिछड़ों की है उतनी किसी की सत्ता में नहीं। जानकार भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को सपा और बसपा की तमाम यात्राओं का जवाब मानते हैं, क्योंकि जहां सपा और बसपा जैसे दल एक जाति एक समुदाय को साध रहे हैं, वहीं भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए 50% से ज्यादा वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ और सीधा है, यात्राओं और सम्मेलन के जरिए पूरा सियासी एजेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन यात्राओं का फल किसे मिलेगा और किसे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात हिंदू वोट बैंक की चुनावी दही हांडी की, क्योंकि सीएम योगी कृष्ण के नगर से पूरे चुनाव का एजेंडा सेट कर चुके हैं। ये वो दाव है जिसके आगे विपक्ष पिछले कई चुनाव में बेदम रहा है और अब इसे आजमा कर सीएम योगी फिर से यूपी में कमल खिलाना चाहते हैं। सीएम योगी ने चला यूपी का सबसे बड़ा दांव। यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। हिंदुत्व का एजेंडा सेट, विपक्ष कैसे करेगा कमबैक? पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। जहाँ तमाम राजनीतिक दल यात्राओं और सम्मेलन के जरिए अपनी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं, वहीं सीएम योगी ने यूपी चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव चल दिया है। सीएम योगी ने मथुरा में मांस और शराब पर बैन लगा दिया है। अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। शासन से कहूँगा कि इसकी योजना रचना बना करके। जानकार सीएम योगी के इस ऐलान को चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव मान रहे हैं, क्योंकि जो शुरुआत मथुरा से हुई वो प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों के जरिए एक बड़ा संदेश देगी। क्योंकि हिंदुत्व में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जो मांस और शराब को सही नहीं मानता और धार्मिक स्थल के पास तो बिल्कुल भी नहीं। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है मथुरा में कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पे मांस और मदिरा प्रतिबंध होगा, ऐसा उन्होंने घोषणा की है। यह ऐसा हो जाता है और होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो भी कहते हैं वो करते हैं, तो यह स्वागत योग्य है। मथुरा में सीएम योगी पूरे रंग में थे। उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों पर बिजली और पानी की बात कर चुनाव से पहले बीता जमाना याद दिलाकर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को छोड़ दें तो शेष अन्य दलों के लोग दूर भागते थे। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगों का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। दरअसल प्रदेश में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो मानती है कि पहले की सरकारों में हिंदुओं के त्योहारों पर पानी और बिजली उतनी नहीं आती थी जितनी योगी राज में आ रही। सीएम योगी ने हिंदुत्व का कार्ड तो चला, साथ ही साथ ये कहते हुए विपक्ष को भी लपेट लिया कि जो पहले राम का नाम लेने से कतराते थे वो राम और कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। सभी देव विग्रहों को की पूजा करने और उनके दर्शन करने में भी लोगों को इससे पहले की सरकारों को सांप्रदायिकता का भय होता था, कहीं हम पे सांप्रदायिक होने का लेपन न लग जाए। लेकिन अब
मोदी जी के नेतृत्व में जो नया भारत है कौन लड़ाई ले रहा है। जो लोग पहले मंदिर जाने में संकोच करते थे अब वे भी कह रहे हैं कि नहीं, राम तो हमारे भी हैं, कृष्ण हमारे भी हैं। मतलब साफ है, चुनाव नजदीक आते ही भाजपा अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करने लगी है। उसे मालूम है कि विपक्ष की यात्राओं और सम्मेलन से कैसे मुकाबला करना है। अब सवाल इस बात का है कि जो दांव मथुरा से सीएम योगी ने चला, विपक्ष उसकी क्या काट खोजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सीएम योगी के स्मार्ट यूपी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ को 1700 करोड़ की सौगात दी है और लखनऊ के विकास को लेकर उनकी पीठ थपथपाई है। वहीं सीएम योगी प्रदेश की जनता को भरोसा दिला रही हैं कि आने वाला वक्त उनका है, लेकिन अखिलेश यादव प्रदेश सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। 1710 करोड़ की सौगात के जरिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के साथ साथ पूरे प्रदेश को स्मार्ट बनाने की पटकथा लिख दी है। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर लखनऊ आए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा है कि लखनऊ पूरे देश का नंबर 1 शहर बने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर योगी यूपी के सीएम ना होते तो शायद लखनऊ में इतना काम ना हो पाता। लखनऊ का तेजी के साथ विकास कैसे हो, लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। राजनाथ सिंह ने तारीफ की तो सीएम योगी ने भी ये कहते हुए देर नहीं लगाई कि आने वाला वक्त यूपी का ही है। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। एक तरह से संदेश दिया जा रहा था कि योगी राज में यूपी विकास के रथ पर सवार होकर स्मार्ट से भी स्मार्ट हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ट्वीट के जरिए सरकार के विकास पर सवाल उठा रहे थे। इस ट्वीट के जरिए अखिलेश ने भाजपा सरकार के विकास के प्रचार को न सिर्फ झूठा बताया बल्कि झूठ और फरेब जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जमकर निशाना भी साधा। लेकिन ट्वीट की ये गोलबंदी सिर्फ अखिलेश ने नहीं की, भाजपा यूपी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। माफिया, गुंडों, जिहादी और आतंकवादियों का डर दिखाते हुए विपक्ष पर सीधा प्रहार किया। इस ट्वीट के जरिए भाजपा ने सीएम योगी को यूपी का सबसे बड़ा पालनहार बताया। मतलब साफ और सीधा है कि भाजपा चुनाव से पहले यूपी में अपने विकास का डंका बजा रही है और इस ट्वीट के जरिए जनता को पुरानी सरकारों का डर दिखा रही है कि यूपी के लिए योगी से बेहतर कोई और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।